ये हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस। इन दोनों से जुड़ी हुई मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसके तहत मैं बात करूंगा पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में। तो जो कि चौथी और पांचवी अवस्थाएं हैं मैटर की, पदार्थ की। तो मैं प्लाज्मा के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें बात करेंगे आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसको प्रिडिक्ट किया और उसके बारे में थियरी दी सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के एक जाने माने वैज्ञानिक, जिनका जन्म होता है 1894 में, और करीब 1920 के दौरान वो इस आइडिया को दुनिया के सामने रखते हैं। इनके द्वारा बताया गया आइडिया एक साइंटिफिक एजेंसी के द्वारा जब पब्लिश नहीं किया जाता, तो यह अपने इसी आइडिया को सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजते हैं ताकि क्या है वो इसको रिव्यू करें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके ऊपर काम करते हैं और वो अपनी रिसर्च करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद पाते हैं कि कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था हो सकती है, जिसे बाद में मान लिया गया कि यह है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो भी इससे जुड़े हुए पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें बोसोन्स कहा जाता है। तो उन बोसोन्स के बारे में आप इसमें बात करेंगे। तो क्या क्या आपने डिस्कस कर लिया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी स्टेट है मैटर की, और ये मोस्ट मिस्टीरियस मैटर है हमारे यूनिवर्स का। हम हिग्स बोसोन को ढूंढ रहे थे। हिग्स बोसोन, HIGGS, हिग्स बोसोन, जिसे कहा जाता है कि कुदरत को बनाने वाला पार्टिकल वही है। ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके लिए लार्ज हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोलाइडर मशीन के द्वारा। तो ये जो हिग्स बोसोन है, ये भी एक टाइप का बोसोन है, यानी कि इस मैटर से जुड़ा हुआ एक पार्टिकल है। तो आपा बात करें कि ये मैटर बनेगा कैसे, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसके लिए मैं एक स्लाइड पर लेके चलता हूं आपको। हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो चेंज होता है गैस में, और गैस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और आ जाते हैं आयोनिक रूप में। जब वो आयोनिक रूप में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तब उनकी स्टेट को, उस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस प्लाज्मा स्टेट का यूज़ हमारी डेली लाइफ में भी है। जो प्लाज्मा टीवी होते हैं उनमें इसी प्लाज्मा स्टेट का यूज़ होता है। इसके तहत अगर मैं बात करूं, जो CFL है या ट्यूब लाइट है, उनके अंदर इसका यूज़ होता है। जो न्यून लाइटिंग है, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं दुकानों के बाहर, चमक वाले, उनके अंदर इसका यूज़ होता है। डेकोरेटिव जो बोर्ड्स लगे होते हैं प्लाज्मा का। और जितने भी स्टार हैं उन स्टार के ऊपर प्लाज्मा के रूप में ही क्या है, मैटर मौजूद है। ठीक है। तो ये प्लाज्मा की बात आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये है एक ग्रुप एटम्स का, एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर दिया जाए। तब क्या होगा, इसके एटम्स आपस में इतना नज़दीक आ जाएंगे, दे विल बी हार्डली मूविंग, दे दे विल नॉट बी मूविंग एट दैट स्टेज। रिलेटिव, जो उनका रिलेटिव मोशन होगा वो बिल्कुल क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो जो उनका रिलेटिव मोशन जब कम कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उनके पास कोई एनर्जी ही नहीं बचेगी मूव करने के लिए। तो मैं बताऊं, ये गैस के अंदर पार्टिकल क्यों दूर दूर भागते हैं। ये भागते हैं जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे से दूर भागते हैं ये। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ठंडा करते जाओगे तो ये अपनी इस एनर्जी को लूज़ करते जाते हैं, और वो सारे के सारे एक फिजिकल लेवल पर सेम हो जाते हैं। अब देखिए, गैस के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा अगर आप ठंडा कर दें तो वो नज़दीक आते जाएंगे,
और क्या है, एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे कि वो सारे फिजिकल लेवल पर एक जैसे हो जाए, फिजिकल रूप में वो सारे एक जैसे हो जाएंगे। इस स्टेट को आप कह देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले रुबिडियम का यूज किया गया था। तो इस आइडिया को जब बता दिया गया 1920 के समय के दौरान, तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इसको ढूंढा गया, बनाया गया किसके अंदर, 1995 के अंदर। तो 1920 के बाद क्या है, इसके बारे में स्टडी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो 1950 के दौरान, सॉरी 1995 के दौरान क्या है, ये ढूंढा गया। और सत्येंद्र नाथ बोस इसी के लिए जाने जाते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए। तो इनके वर्क के लिए हमारे सरकार ने इनको पद्म विभूषण भी दिया 1954 के अंदर। तो ये जो आइडिया था उनके पास आया था जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी फेलोशिप कर रहे थे। तब उनके पास, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कोई ऐसा मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आप अब बात करें कि ये जो मैटर बनेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनेगा, ये ऐसी स्टेट बन जाएगी कि जिसमें पार्टिकल सारे के सारे इतने नज़दीक हो जाएंगे, दे विल नॉट बी रिलेटिवली मूविंग, और सभी के पास सेम एनर्जी हो जाएगी, और उनका सभी का ग्रुप, सारे पार्टिकल्स का ग्रुप टुगेदर, इकट्ठा एक सुपर एटम का रूप ले लेगा। मतलब वो सारा का सारा मैटर एक जैसा हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस सॉलिड में क्या है, सारे पार्टिकल्स के पास अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है। इस गैस के पार्टिकल के पास सारी एनर्जी अलग अलग है। लेकिन जब भी वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में चेंज हो जाएंगे, तब क्या है, वो सारे के सारे एक ही स्टेट में आ जाएंगे और सभी का टेम्परेचर एक रहेगा। तो इसके लिए हमें एक गैसियस मैटर चाहिए, ठीक है, जिसको क्या है, आप क्या करेंगे, टेम्परेचर उसका लो करेंगे। तो सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था रुबिडियम का ही, ठीक है। जब उसको बहुत ज़्यादा कूल किया गया, तो अब जा करके क्या है, वो चेंज होगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर। किया कैसे गया, इसके लिए यूज़ किया गया लेज़र को। तो यहाँ पर आप क्या है, एक डायग्राम देख रहे हैं। मान लीजिए ये बीच में मैटर है और इनको क्या रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये मैटर किसी को भी टच नहीं कर रहा। लेकिन लेज़र जब इसके ऊपर गिराई जा रही हैं, तो लेज़र क्या कर रही हैं, इसमें से एनर्जी को लूज़ करवा रही हैं। तो जब एनर्जी लूज़ होगी तो वो मैटर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब एनर्जी लूज़ होगी तो मैटर ठंडा हो जाता है। तो कोई चीज़ ठंडी और गर्म क्या कैसे होती है, जब उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी है तो वो गर्म है, जब उसके पार्टिकल्स ने एनर्जी लूज़ कर दी तो वो क्या है, ठंडी है। तो वही किया जाता है इसके अंदर कि जब पार्टिकल्स की एनर्जी लूज़ हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएंगे, कूल्ड, देन दे विल बी सुपर कूल्ड। जब सुपर कूल्ड हो गए तो क्या है, वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मैटर चेंज हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर। अब इसी के बेसिस पर आप पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि एक मैटर का, एक एटम का जो मॉडल होता है, उसमें क्या है, सेंटर पर न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और साइडों में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। अब यहाँ पर बात करें, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे डिसाइड होता है। तो ये होता है डिसाइड फर्मियॉन्स के द्वारा। फर्मियॉन्स, अब दो तरह के पार्टिकल हैं एक एटम में, एक है फर्मियॉन्स, ठीक है, और दूसरे हैं बोसोन्स। बोसोन कौन होते हैं, बोसोन वो मैटर हैं जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। मतलब जो कैलकुलेशंस बोस और आइंस्टाइन के द्वारा दी गई हैं, जो आइडियाज़ दिए गए हैं, उसको जो फॉलो करते हैं वो बोसोन्स होते हैं। और एक और दो साइंटिस्ट के नाम पर है, फेर्मी डिराक। फेर्मी डिराक को जो फॉलो करते हैं उन्हें फेर्मियॉन्स कहा जाता है। ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अब मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो एक मैटर में जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो मास देने वाले जो पार्टिकल हैं, एक एटम में मास देने वाले पार्टिकल्स किसके बने होते हैं, फेर्मियॉन्स के, ठीक है। और इनकी इंटरेक्शंस, मतलब इनका जुड़े रहना आपस में,
या क्या है, एक दूसरे को रिपेल करना, अट्रैक्ट करना, जो भी फोर्स होते हैं, बल होते हैं, वो किसके द्वारा आते हैं? बोसोन्स के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो फर्मियोन्स मास वाली चीजें बनाते हैं। पार्टिकल्स मतलब है ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी बना रहे हैं आगे, फेर्मियोन्स। तो इनसे फेर्मियोन्स किसके, मतलब जो मास वाली चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके पास मास होता है। इनकी इंटरेक्शन, ये दूसरों से कैसा बिहेव करेंगे, वो बोसोन्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दुनिया पर 4 फोर्स हैं, बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, ठीक है, जो केंद्र नाभिक की वजह से होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है ग्रेविटेशन। ये तो आपने सुना ही है, जो न्यूटन के द्वारा बताया गया, ग्रेविटेशन। तो ये जो चारों फोर्स हैं, ये इंट्रैक्शन ही हैं। मतलब एक मैटर दूसरे के साथ क्या है, उसको खींच रहा है, धक्का मार रहा है, वो ये इंट्रैक्शंस ही हैं। इनको डिसाइड कौन करते हैं? बोसोन डिसाइड करते हैं। ठीक है, और मास को कौन डिसाइड करते हैं? फेर्मियोन्स डिसाइड करते हैं। अब फेर्मियोन्स हैं जो, वो 2 टाइप के हैं। एक तो है क्वार्क, ठीक है, और एक है लेप्टॉन्स। इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो क्वार्क और दूसरे कौन? लेप्टॉन्स। और इसी के साथ क्या है, जो दूसरे हुए बोसोन्स। ठीक है, अब बोसोन क्या है? बोसोन रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए, इंट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, तो इसी की वजह से ही अपन ने इनके नाम रखे हैं। बोसोन के आगे टाइप हैं, जैसे फोटोन, ठीक है, ग्लूओन, जेड बोसोन, डब्लू बोसोन, ठीक है, हिग्स बोसोन, जिसकी मैं बात कर रहा था, हिग्स बोसोन। ठीक है, हिग्स बोसोन ये ऐसा मैटर है जिसे कहा जाता है इसी ने कुदरत को, यूनिवर्स को बनाया है। ठीक है, और अगला है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन अभी तक ढूंढा नहीं गया है। ठीक है, ग्रेविटॉन ऐसा बोसोन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटॉन। हिग्स बोसोन को तो ढूंढ लिया गया, इसके बारे में फाइंडिंग्स कर ली गई, ठीक है, 2012 के अंदर। तो शायद आपको समझ आ गया हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।